नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख करते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को कई मुद्दों पर विरोध झेलना पड़ा है। दरअसल अब इसी कड़ी में सरकार की मुसीबत थोड़ी और बढ़ सकती है। हालांकि यह मुसीबत संसद के बाहर है। बीते साल नवंबर महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब ऐलान किया है कि वो 22 जुलाई यानी कल से हर दिन जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठनों ने फैसला किया है कि गुरुवार से हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रक्रिया संसद के मानसून सत्र खत्म होने तक जारी रहेगी और हर दिन एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे। पहले 2 दिनों में एपीएमसी एक्ट पर चर्चा होगी, बाद में अन्य बिलों पर भी 2-2 दिन चर्चा के लिए दिए जाएंगे। पेगासस जासूसी मामले के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई हैं और इसी बीच राजस्थान से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोग जानना चाहेंगे कि किस संस्था या व्यक्ति के माध्यम से अवैध तरीके से फोन हैकिंग किया गया और सूचनाएं बटोरी गई। कांग्रेस इसे लेकर देश भर में आंदोलन करेगी और कुछ छुपाने को नहीं है तो सरकार को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जांच करानी चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को दुनिया से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही देश के खून में है। हमें दुनिया से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। यह हमारी परंपराओं में है, हमारे खून में है। हमारे देश ने इन्हें लागू किया है और इन्हें जीवित रखा है। बता दें कि भागवत ने गुवाहाटी के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह बयान दिया है। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं। ठीक है, अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं, सभी कहते हैं ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है। ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू कर। ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत न होने के सरकार के दावे पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने हमला बोला है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। आखिर इस तरह का बयान सुनकर उनके परिजनों पर क्या गुजरेगी, उन जिनकी मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई थी। सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, वे झूठ बोल रहे हैं। और इसके अलावा पेगासस फोन हैकिंग को लेकर के संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की जा रही है। मेरी तो बोलती बंद हो गई जब मैंने सुना और ये पढ़ा। तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर मैं तो कहूंगा पूरे देश में सरकार और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
सत्येंद्र जैन से जब संसद में केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिनों बाद यह भी कह देंगे कि कोरोना था ही नहीं, महामारी थी ही नहीं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। केसेस आए थे एंड पॉजिटिविटी रेशियो 0.07% रही थी। कल दिल्ली में 5 कोरोना से डेथ हुई थी। अभी दिल्ली में जो एक्टिव केसेस हैं 569 पॉजिटिव केसेस बाकी हैं। काफ़ी हद तक कोरोना इस टाइम दिल्ली में काबू में है, परंतु मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार धोएं। देखिएगा अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो है ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई, कम से कम उनके जले में नमक तो न छिड़के। बताया गया ना मैंने आपको, उसका डाटा को कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम ही ये था सबको डाटा को इकट्ठा करना, उनको कंपनसेट करना, जिसको कि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। कई लोगों की हुई, कई लोगों की डेथ हुई। वो तो आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है भाई, आपने रिपोर्टिंग की, आप हवा में रिपोर्ट थोड़ा कर रहे थे। आप लोग वहां पे जाके टीवी के ऊपर लाइव दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पे डेथ हुई है। आप लोगों ने बार बार दिखाया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे क्या आप लोग? सारा मीडिया में, लाइव मीडिया में चल रहा था, अखबारों में छप रहा था, वो सही था। सर, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि यूटीज ने और राज्य सरकारों ने हमें स्पेसिफिकली बताया ही। देखिएगा दिल्ली के अंदर आपको पूछी जाती है जानकारी? कोई नहीं पूछी जाती। अभी तो ऐसी भी जानकारी कैसे भाई पूछी जाएगी? हमने कमेटी बनाई थी ना, उस कमेटी का मकसद ही एक ही था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी डेथ हुई है तो उसका पूरा डाटा लिया जाए और उनको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। और मुझे लगता है वो यही कारण था कि बाद में ये कह सकें कि कोई डेथ नहीं हुई। सरकार ऐसे, सरकार बता रही है ना, दिल्ली के अंदर जब एलजी साहब को कहा एलजी साहब सरकार है, तब तो नहीं आप बोले सरकार को आती है। अरे भाई सरकार को आती है, सरकार ने इसलिए तो कमेटी बनाई कि एग्जैक्ट डाटा पता लगे। आप मुझसे नाम पूछेंगे, नाम बताओ जी। अभी मैं आपको कोई एक फिगर बता देता हूँ, इतने लोगों की डेथ हुई, आप बताइए उनका नाम बताइए, उनके एड्रेस बताइए, ये कहाँ पे डेथ हुई, सब पूछेंगे ना आप मुझसे। अरे वो सबको कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई थी हमने, उस कमेटी को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया और फिर कह रहे हैं कि कोई डेथ ही नहीं। कल को तो वो ये कह देंगे दिल्ली के अंदर या देश के अंदर कोई भी डेथ नहीं हुई कोरोना से, तो हम क्या कर लेंगे? कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर सारा डेटा दिया जाता है। कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर जो पोर्टल बनाया गया उसमें ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर कहा जाए कि ऑक्सीजन से डेथ हुई तो बताया जाए, ऐसा कोई नहीं है। सर, ऐसी कोई जानकारी केंद्र की तरफ से आप लोगों से मांगी गई थी कि आप राज्य वाइज डेटा दे दीजिए? कि हमसे नहीं मांगी गई थी, परंतु हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, जिसको केंद्र सरकार ने रुकवा दिया। सर, तो उनको मुआवजा पहुंचाने के लिए आप लोग जो काम हमने जो कोशिश कर रहे थे मुआवजा देने की, उसको भी रुकवा दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग सामने आएंगे और बताएंगे उनको मुआवजा मिलेगा तो पक्का प्रूफ हो जाएगा ना कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और देखो मैं बताऊं, ये राजनीति बहुत गलत है। एक तो घरों में लोगों के, परिवार के लोग की डेथ हुई, बहुत ही ट्रेजिक है कि जिस देश के अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन ना देने की वजह से कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, लोगों की डेथ हुई। इस जले पे नमक। खबर चेन्नई से है। चेन्नई में मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कल 70,000 आरटीपीसीआर टेस्ट में केवल 12 पॉजिटिव मामले आए थे। हम तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी से मौत नहीं हुई है। मैं तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम से सौजन्य भेंट के लिए आया था।
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मिस्टर सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में हेल्थ सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं। ये कोरोना का समय है और कोरोना के समय पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हमने इस भयावह महामारी को डील किया है। आगे थर्ड वेव की तैयारी हम सबको करना है। मध्य प्रदेश में फॉर्चुनेट है कि हम अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हमारे यहाँ केवल यस्टरडे 12 ही पॉजिटिव केस आए थे आउट ऑफ 70,000 RT-PCR टेस्ट। बट इवन देन हम संभावित तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम सबसे पहले तो जनता में ये जन जागरण करें कि सभी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हम ये समझ गए थे कि ऑक्सीजन इस बीमारी की एक बड़ी दवा है, तो इसलिए हमने सभी मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया था। इस कारण मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इवन गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने बताया कि ऑक्सीजन बहुत कमी विजुअल भी देखने को मिल सकता था कि कई सारे लोगों को कहीं नहीं। देखिए विजुअल्स पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक्चुअल पर बात करूंगा। मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स नहीं बताया नहीं, किस आपको जिस भी डॉक्टर ने बताया उसकी जानकारी गलत है और उससे अब आइंदा आप कभी भी जानकारी मत लीजिएगा। बिकॉज मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। मध्य प्रदेश में मैंने बताया, मैं तो आपको फिगर बता रहा हूँ, वी हैव प्रोक्योर्ड 600 मेट्रिक टन एंड इन पीक कोरोना हमारी रिक्वायरमेंट केवल 457 मेट्रिक टन की थी। महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा एफिडेविट कोर्ट में हमने दिया है। ये कहना रहा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और ये वास्तव है, क्योंकि महाराष्ट्र को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमारा जो निर्माण हो रहा ऑक्सीजन था वो 100% ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्री से निकाल के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया गया। वह प्योरिटी उसकी मेंटेन की गई और ऑक्सीजन का बहुत प्रॉपरली मैनेजमेंट या ऑक्सीजन कंजर्वेशन, ऑक्सीजन की बचत करना, इसके लिए ऑक्सीजन सिस्टर्स हो या अन्य तरीके से कि ऑक्सीजन ज़ाया न जाए, कोई लीकेज न रहे, या कोई पेशेंट जस्ट मास्क ऑक्सीजन का निकाल के टॉयलेट जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो ऑक्सीजन भी वेस्ट न जाए। इस तरह से बहुत बारीकी से नियंत्रण या कंट्रोल उस पर रखा गया। और मुझे लगता है कि जबकि महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन्स पे ऑक्सीजन मैनेज किए। और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी से नहीं कोई मौत हुई है वाले बयान पर कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही थी। सरकार ने ये कहा कि हम ऑक्सीजन जब जब आवश्यकता रही दिए, प्रबंधन राज्यों को करना था ना, केंद्र सरकार को नहीं करना था। यहां तक कि कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया। यही दिल्ली है, दिल्ली की 500 की जगह पहले 700 हो गया, फिर 900 हो गया, और जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा नहीं 500 भी अधिक है, ये ले जाइए। तो प्रबंधन राज्यों का था, इसके लिए राज्यों से बात करनी चाहिए। इसमें कहीं भी केंद्र का कोई भी दोष नहीं है। इस देश को पूरी तौर पर इमरजेंसी में झोंक दिया था, जिसने न जाने कितने लोगों के फोन टेप कराए, जिसने अपने ही कितने नेताओं के मृत्यु का छींटा उनके ऊपर है, वह इस बात को कहेंगे। मुझे लगता है उनको स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर सामने नहीं आई है। और इस पर सीपीआई नेता बिनोय विश्वम ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। The government lagged in the parliaments.
while replying a discussion. It is good that the government at last, due to our intervention, agreed to have a discussion. We welcome it. While replying such a good discussion, the minister, he is a good man personally. He told there was not a single death because of shortage of oxygen, which I should say it's a lie. So how can we go to a meeting held by a government which is blatantly telling lies one after another on COVID? How can we go there and listen to them? Because they will be repeating the same lies. One is that, one more point, that this government has no moral right to hold such a meeting, because this is a government completely immersed in Pegasus. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने बुधवार को स्कूलों के 12वीं के रिजल्ट को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने यह जानकारी दी है। इससे पहले समय सीमा 22 जुलाई की थी। वहीं रिजल्ट की समय सीमा फिर से आगे बढ़ने से छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, रिजल्ट में काफी देरी हो रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं इसको लेकर। कोविड टाइम के बाद बच्चे वैसे ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम नहीं हुए उनके। इतना पूरी साल पढ़े लगातार, और फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम को लेकर परेशान रहे। लगातार सरकार अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही थी बच्चों के दिमाग में। तो एक र्यूमर बना हुआ था बच्चों को लेकर कि मार्क्स कैसे आएंगे, किस तरह से हमें मार्क्स दिए जाएंगे। जो बच्चे टॉपर की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उनको डर था काफी। तो मेरे हिसाब से इनको अब देरी नहीं करनी चाहिए। जिस हिसाब से पहले स्कीम जो बनाई गई थी 10th और 12th का जो एग्रीगेशन मार्क्स जो बनाया गया था वो देना चाहिए था, और जल्दी से जल्दी उसको रिलीज करना चाहिए ताकि बच्चे आगे अपना फ्यूचर। रिजल्ट में देरी की वजह से हमें परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि हमें आगे जो हमारी पढ़ाई है वो हमारे लिए रुक रही है, और हमें आगे एग्जाम्स वगैरह तो जो है सेम डेट पर होंगे आगे के, उसके लिए हमें टाइम कम मिलेगा अगर एग्जाम में देरी ज्यादा, वो एग्जाम के रिजल्ट में देरी ज्यादा होगी। इसलिए आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अपने बेस्ट पॉसिबल जो भी उनसे हो सकता है वो करे, और हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट हमें मिले। रिजल्ट में देरी होने के कारण प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। जो इतना लंबा गैप था उसके कारण सब बच्चों की पढ़ाई करने की आदत छूट गई थी, और उसकी वजह से बहुत परेशानी तो हुई है, क्योंकि सबको लगा था अब होंगे। एक प्रेशर भी था कि जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चे फिर भूल जाते हैं। एक्चुअली मैं खुद ये एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ एक्चुअली, तो उसका भी एक प्रेशर था। और अब रिजल्ट डेट में डिले हो रहा है, तो अब हमारे कॉलेजेस में एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर्म्स नहीं निकले बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट्स के, तो उससे भी परेशानी हो रही है। ऑलमोस्ट एक साल तो हमारा बर्बाद हो ही चुका है, और अब ये भी एंड में ही है, साल का एंड होने वाला है। अभी कॉलेज डिसाइड नहीं किए हैं, मार्क्स पता नहीं कैसे आएंगे, अभी कुछ सोचा ही नहीं है। ये बहुत रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए तो एटलीस्ट हमको पक्का रहे कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि कितने हमने अच्छा किया, तो हम उस पर आगे सोच सकते हैं कि हमें जो चाहिए हम वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी सब कुछ अंधेरा। दिक्कत तो बहुत हुई हमें, क्या कोविड के चक्कर में जो हमने 12th का पढ़ा हुआ वो सब भूल गए हैं हम, और जो भी मतलब हमने आगे की पूरी तैयारी कर गई थी वो सब कोविड के चक्कर में सारे फेल हो गए हैं। तो जितना भी हमने पेपर के लिए बहुत तैयारी करी थी वो सब भूल गए हैं हम। आगे का जो भी करना चाहते थे वो सब बहुत लेट हो रहा है, और आगे का रिजल्ट आने के चक्कर में हम आगे का सिलेक्टिंग कर पा रहे, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी में जाना है। और जल्दी से जल्दी सरकार से कहते हैं रिजल्ट दीजिए। अच्छा, ये जल्दी आए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए, क्योंकि हम आगे का फिर सिलेक्ट करें, फिर आगे हमें और कुछ भी करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी आगे हमें बाहर जाना है, ये सब करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर हैं, और इस दौरान यूपी सरकार द्वारा लागू जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण वक्त की जरूरत है, और यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मिशन शुरू किया है वह सराहनीय कदम है। जो लोग इस अभियान पर सांप्रदायिकता और सियासत का तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश और समाज के हित के विरोधी हैं। ये कदम आने वाली पीढ़ियों और समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपकार और उपहार भी साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। इसको मजहब से ऊपर उठ के देश हित में सबको सोचना चाहिए, क्योंकि संसाधन वही है, जमीन वही है,
अन्य देशों में यदि देखें तो इस पर बहुत कानून लागू किया है। देश हित में, देश विकसित देशों की लाइन में आए, इस हित में मुझे लग रहा है कि सबको इसको मानना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक भी है, विकास की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, लोगों को स्वस्थ व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी। मैंने देखा है कि जिसके 4-5 बच्चे हैं तो फिर बच्चों को सही ढंग से वो खिला नहीं पाता, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा में भी ज़्यादा वो नहीं कर पाते। तो जहाँ हमारे पास 2 बच्चे होंगे तो हम कम से कम उनकी परवरिश अच्छी करेंगे, एजुकेशन में उनको ले जाएंगे, वो फिर आगे हमारे जाके भविष्य बनेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है मैं उसका स्वागत करती हूँ और इसका सबको स्वागत करना है। कोरोना को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के अंदर एक दिन भी प्रियंका गांधी कोरोना पीड़ितों से मिलने आ जाती तो मुझे लगता कि ये सचमुच में जनता के हित में आई हैं। अब जब कोरोना खत्म हो गया तब वे उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आई हैं। तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी यही से प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या इस प्रदेश की जनता की चिंता करना तुम्हारा वाजिब नहीं था? कौन से अस्पताल में तुमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया? तो राजनीतिक रोटियां सेकना और जनहित में काम करना। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हुई हैं। बेटियां अपनी मां को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। देखिए, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। ऑक्सीजन को के लिए सरकार के पास तैयारी नहीं थी और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से देश में मौतें हुई हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए और ये एक सरकारी हत्या है। अगर सरकार की लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं, लाखों लोगों की मौत हुई है, तो वो एक सरकार की लापरवाही के कारण की गई हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है। ये आपने पूरे देश को अनाथ छोड़ के आप चुनाव की रैलियों में व्यस्त थे और अब आप निकल के आ गए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ जी, सब कुछ ठीक है। ये कैसे चलेगा? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, वो बच्चियां जो अपनी मां को बचाने। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि केंद्र ने जो जानकारी दी है वो सही है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। प्रभुराम चौधरी के मुताबिक केंद्र ने जो आंकड़ा दिया है वह राज्यों के आधार पर दिया है। एमपी में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन उसकी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरी सरकार ने बाहर से जो हमारे लिए लिक्विड ऑक्सीजन आती थी उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था की। रोड के द्वारा भी ऑक्सीजन उपलब्ध लाए, उसके बाद रेल मार्ग से भी लाए और हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेज के ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए लगातार हम लोगों ने पूरे प्रयास किए। नहीं, देखिए, ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी लेकिन उसकी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने समय पर बिल्कुल की है। जहाँ जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए मैंने आपसे पूरा, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कोई पहुंच। दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था WHO में भी इन दिनों दादरी जिले के बारे में चर्चा हो रही है। दादरी जिले के कई गांवों में 18 से अधिक आयु के 100% लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने को लेकर संगठन की तरफ से शोध किया जा रहा है और इस पर नेशनल हेल्थ मिशन NHM के साथ मिलकर एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई जा रही है। दादरी जिले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में हो रही चर्चा का कारण जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत है और जिसके बलबूते जिले के 25 गांवों में 18 साल से अधिक आयु के 100% लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सका है। वहीं बाढ़ड़ा PSC में आने वाले गांव गोविंदपुरा में सबसे पहले 100% लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हुआ था और उसी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी रिपोर्ट मांग ली थी और अब क्षेत्र के वैक्सीन का कार्य पूरा करने की उपलब्धि पर NHM के
साथ मिलकर डिटेल्ड केस स्टडी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये कार्य WHO की ओर से करवाया जा रहा है। उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और आगे भी ऐसे ही मेहनत जारी रखने को कहा है। बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत की पुष्टि के बाद से ही हड़कंप मच गया है और लोगों को एक और महामारी की चिंता सताने लगी है। और इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने इसे लेकर बात की है और लोगों को शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी की है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि H5N1 वायरस का मानव से मानव में संक्रमण बहुत दुर्लभ है, इसे लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एम्स निदेशक ने कहा है कि हालांकि संपर्क में आने से बचना चाहिए और वायरस के कारण जहां पर बच्चे की मौत हुई है उस क्षेत्र से नमूने लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुर्गे मुर्गियों की मौत पर नजर रखनी चाहिए। बता दें कि हरियाणा के 12 वर्षीय लड़के की H5N1 वायरस के संक्रमण से हाल में एम्स दिल्ली में मौत हो गई। गुलेरिया ने कहा, पक्षियों से मानव में वायरस का संक्रमण बहुत दुर्लभ है और H5N1 का मानव से मानव में संक्रमण का मामला अब तक साबित नहीं हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, लेकिन पोल्ट्री के पास काम करने वाले लोगों को निश्चित तौर पर एहतियात बरतना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए। ईद अल अजहा के अवसर पर BSF 51 बटालियन ने फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर 18 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम में BSF के डिप्टी कमांडेंट SS मीणा 51 बटालियन मौजूद रहे। आज के दिन ईद का त्यौहार है, ईद फेस्टिवल है, उसमें हम लोगों ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को मिठाई देकर के पूरे BGB को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि कोरोना से 80% मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े हमारे पास हैं और इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर के बयान दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, आपने मोदी जी के भाषण सुने होंगे 213-214 में, जब पेट्रोल 55 रुपए था, 60 रुपए था, जब पेट्रोल 50 रुपए था, 60 रुपए था, शिवराज जी तो अपनी साइकिल में कहते थे मैं साइकिल में घूमूंगा, मोदी जी चिल्लाते थे, जो डॉलर का भाव था। आज क्या है, पेट्रोल आज 109 रुपए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, डीजल 100 रुपए, क्रूड ऑयल पर का ये बहाना बनाते हैं। एक बहुत आवश्यक बात और गंभीर बात, 2014 में जब पेट्रोल का भाव 60-70 रुपए था, उस वक्त क्रूड ऑयल का भाव एक बैरल $105 का था। मोदी जी कहेंगे मैंने 2000 रुपए दे दिए, हर क्या देते साल में 6000 रुपए, 6000, पर किसान को जो नुकसान हो रहा है और सब चीजों में वो है 20,000 का। और ये मीडिया को समझाने के लिए 6000 हम भेज रहे, पर इसका निचोड़ क्या है? तो कृषि क्षेत्र आज बहुत पीड़ित है, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारी बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की है, नई पीढ़ी है, जिनमें एक तरफ है व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार मिले। ये तभी संभव है जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इनके झूठ का मैं उदाहरण दूंगा, और ये दबाने और दबाने के अंत में आऊंगा। ये जो जासूसी का मामला है, छिपाने का आंकड़े छिपा लो। राज्य सरकार को कहते हैं आप ये आंकड़े मत भेजना कोविड के, और तब कल कहते हैं राज्यसभा में कि हम तो खाली आंकड़े इकट्ठे करते हैं राज्यों से। जो राज्य ने मुझे कहा, हमें कहा, वो हमने डिक्लेयर कर दिया कि इतनी कोविड की मृत्यु हुई है। मैं तो पूछना चाहता हूं, शमशान घाट और कब्रिस्तान में कितनी मौतें हुई, कितनी लाशें आई, उसका
यूपी के मिर्जापुर में चुनार स्थित नारायणपुर ब्लॉक के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निर्विरोध निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रकाश सिंह के शपथ दिलाई गई। और इससे पहले चंद्रप्रकाश ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और इस दौरान काफी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। प्रमुख पद की कुर्सी पर बैठे चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि हम नारायणपुर ब्लॉक को उत्तर प्रदेश के बेहतर ब्लॉक बनाना चाहते हैं और विकास हमारी प्राथमिकता है। वहीं इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने कहा है कि योगी सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है। हमने 4.25 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। आप अगर तुलना करेंगे, आज आज़ादी के 70 साल के ऊपर हो गया, आप तुलना करेंगे विकास कार्य का, कभी गांव को बिजली नहीं मिलती थी, कभी सड़क नहीं मिलता था, पीने का पानी नहीं मिलता था। आज जो हमारा कोरोना जैसे गंभीर महामारी थी, आज इसका क्या हाल होता अगर हमारी सरकार न होती। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन्हें मेहनत करके गरीबों की कल्याणकारी योजना, उनको निःशुल्क राशन देना, निःशुल्क पैसा देना, पेंशन डबल देना, आज उन लोगों को खिलाने पिलाने का जो रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, तो कहीं न कहीं सरकार काम किया। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है, पूर्ववर्ती सरकार का एक भी काम बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में 4.25 साल के अंदर कोरोना महामारी के बाद भी हम गांव को 18 घंटे बिजली, तहसील को 20 घंटे और शहर को 23-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और हम 24 घंटा बिजली देने जा रहे हैं 2022 के अंदर। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो आपका प्रॉब्लम है जल का है, जिसके लिए सोलर वाटर पंप और ये सब की सुविधाएं की जा रही हैं, जो कि हमारे आगे उद्देश्यों में है। उसको मैं पहले पूरा करूँगा, उसके बाद फिर जो भी समस्याएं होंगी उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। आज प्रमुख पद पर आप बैठे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छे, सबके सहयोग से बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। आप सभी लोग के आशीर्वाद से, जितने भी हमारे समर्थक लोग रहे हैं और पदाधिकारी लोग रहे हैं पार्टी। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का समर्थन करने के लिए एक साइकिल रैली में भाग लिया, जो आगामी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। असम सरकार ने मुक्केबाज को समर्थन और प्रेरित करने के लिए एक सद्भावना अभियान गो फॉर ग्लोरी लवलीना शुरू किया है। लवलीना असम की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है। जो हमारा असम प्रदेश का डॉटर है, ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का ओर से भाग लेगा, तो उनका ये सफ़र, ओलंपिक सफ़र कामयाब हो, मेडल लेके वो वहाँ पास आए, यही भगवान को प्रार्थना करने के लिए हम लोग आज सारा रूलिंग ऑपोजिशन, सारा विधायकगण कम से कम 7 किलोमीटर साइकिल चलाया और उनके लिए बड़े भव्य पैमाने पर हो रही टीएमसी के शहीदों दिवस सरकार में ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जमकर गरजी। ममता ने पेगासस जासूसी कांड पर कहा कि बीजेपी ने देश के संघीय ढांचे को गिरा दिया है। ममता ने कहा कि मैं ओडिशा की सीएम, दिल्ली के सीएम या शरद पवार जी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर जासूसी के लिए करवा रही है। पेगासस ने जज के फोन, मंत्री के फोन, विधायक के फोन, यानी सभी के फोन को कब्जे में ले लिया है। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ममता ने पीएम मोदी पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी राजनीति में इतना नीचे चले गए कि लोगों ने उन्हें जवाब दिया। ममता बनर्जी ने अपनी वर्चुअल सभा में गुजरात में रहने वाले बंगाल के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में इस सभा में को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसको अहमदाबाद में रहने वाले बंगाल के लोगों ने लाइव देखा। Do I know our phone is totally tapped? Not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people.
their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaramji because my phone will be tapped. Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawarji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri. Spying, beating, killing and talking too much, doing nothing. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया. क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है. हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा. देश को बर्बादी हो जाएगा. किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाচ্ছে না. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सॉरी. खबर यूपी के धार्मिक नगरी अयोध्या से है. अयोध्या में कोविड प्रोटोकॉल के बीच मस्जिदों में नमाज अदा कर दुआ पढ़ी गई और एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद भी दी गई. अयोध्या मस्जिद कोटिया में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा कर दुआ मांगी कि कोरोना महामारी से देश और दुनिया से खत्म हो. इसके साथ ही देश में अमन और शांति की बात करते हुए सभी धर्मों के मिलजुल कर रहने की कामना भी की. बकरीद का जो है ये त्यौहार है, ये पूरे दुनिया में, पूरे देश में मनाया जाता है. तो नमाज पढ़ने के बाद में हम पूरे देश दुनिया के लिए और हम मुसलमानों के लिए, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मेरे पास पड़ोस का हो, सबके लिए हम लोग एक दुआ करते हैं. और कोई परेशानियां हैं मुल्क में तो उसके लिए भी हम लोग दुआ मांगते हैं कि अगर हमारा देश खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं. और हम तो आज पूरे देश दुनिया के लिए, कोरोना ऐसी बीमारी के लिए भी आम पूरे जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये दुआ किया है कि बीमारियाँ हमारे देश से दूर जाए और आपस में कोई नातिबाकी ना रहे और देश में सारी जनता आपस में मिलजुल के रहे, कोई मतभेद ना रहे. हम इसी की दुआ मांगते हैं. बकरीद की नमाज के लिए लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यूपी के बदायूं शहर की चौधरी सराय स्थित जामा मस्जिद में इमाम सादिक साहब ने 5 लोगों के साथ बकरीद की नमाज अदा की है. वहीं सुरक्षा की बात करें तो बदायूं पुलिस मुस्तैद दिखाई दी. मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने बैठक करके सुरक्षा चाक चौबंद करने की तैयारी कर ली. त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए और इसके लिए कई पुलिस टीमों को भी जगह जगह मुस्तैद किया गया. वहीं आज सीओ चंद्रपाल सिंह और कोतवाली इंस्पेक्टर बदायूं ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने को कहा है. उधर एमपी के शिवपुरी के भौंती थाना क्षेत्र के परेवा दांत दर्शनीय स्थल के पास 2 नर कंकालों को देखा गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आनन फानन में इसकी सूचना भौंती थाना पुलिस को दी गई. सूचना के तुरंत बाद ही भौंती थाना प्रभारी सहित चिचोर एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों नर कंकालों को बारीकी से निरीक्षण किया और नल कंकालों के पास आधार कार्ड मिले, जिसके आधार पर जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है. वही जानकारी मिलने के कुछ समय बाद ही मृतकों के परिवार वालों ने भी पहुंचकर कंकालों की शिनाख्त की. चिचोर एसडीओपी के अनुसार यह दोनों व्यक्ति करीब 10 से 12 दिन के से घर से लापता थे और अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार कर डाल दी है और शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है. अभी कोई लोग आए हैं, हमारा बच्चा है, लेकिन हम इन पर डाउट नहीं, विश्वास नहीं कर रहे हैं. हम इनका डीएनए कराएंगे, पीएम कराएंगे, पीएम कराने के बाद अगली कार्रवाई होगी. शनाख्त के डीएनए करवाएंगे और जैसी कार्रवाई को आगे जाकर केस को लेके जाएंगे. यूपी के श्रावस्ती जनपद में पिछले 10 दिनों से कई नाबालिग बच्चियों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं और बीते 9 जुलाई को खेत में रुपाई करते समय एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के गायब होने का मामला अब सामने आया था. इस घटना के कुछ दिन बाद एक नाबालिग के अपहरण की घटना सामने आई और इसके बाद 15 जुलाई को एक और नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया. जब ताजा मामला
4 साल की मासूम बच्ची के गायब होने का है। बताया जा रहा है कि थाना गिलौला के परसिया गांव में 4 वर्ष की मासूम को पड़ोस की रहने वाली एक लड़की के साथ एक कार्यक्रम में गई थी। वहां से लौटने के बाद उसका कोई पता नहीं चला। घटना की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई शुरू करने के बावजूद और 18 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो वहीं इस तरह लगातार बच्चों के गायब होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एक 5 साल की बच्ची के कल शाम 4 बजे के आसपास से गायब होने का मामला पता चला है। वो बच्ची गांव में ही एक 13वीं में गई थी वहाँ पे खाना खाने के लिए, और आते समय उसके साथ एक और बड़ी बच्ची थी करीब 15 साल की, और उस बच्ची ने फिर जो गायब हुई है उसने कहा घर के पास आके कि हम चले जाएंगे, तो वो चली गई। इतना तक जानकारी मिल रही है। गांव में पर्याप्त फोर्स लगा दिया गया है, कई थानों की फोर्स तैनात है और तलाश की जा रही है आसपास के क्षेत्रों में। गाजियाबाद की यूपी बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन चला रहे हैं और किसानों की समस्याओं और उनकी क्या मांगे हैं, उसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमा रहा है वह है किसान आंदोलन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता और जो किसानों के प्रिय नेता बने हुए हैं, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। सीधी बात करते हैं उनसे। आपका एएनबी पे स्वागत है सर। हाँ जी, धन्यवाद। ये जो किसान की लड़ाई चल रही है, अभी तक आपकी सरकार से कई दफे वार्ता हो चुकी है, क्या कहना है सर, कब तक आप बैठोगे और आप घेराव करना जा रहे हो? हाँ, अच्छा, मतलब चैनल वाले लड़ाई का नाम ले तो वो इशू नहीं है। हम जंग कह दें तो हम क्रांति कर रहे नहीं, इसको लड़ाई कहें, क्रांति कहें, हम इसको प्रचार कहें, हम अपनी समस्या क्या कहें इसको हम। नेताजी ये बताइए अब आपकी क्या मांगे और क्या रणनीति है? मांग तो हमारी वही है भाई, ये जो कानून है इनको वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, आगे कमेटी बनाओ, भारत सरकार और किसान उसमें बैठ के आगे के मसलों पर बातचीत करें। ये इतने दिनों से क्या बात है जो मसला हल नहीं हो रहा? सरकार नहीं चाहती कि मामला हल हो। अब जैसे चुनाव आ रहे हैं यूपी में, जैसे कि बिहार में आप गए, कईयों का अपने साथ दिया, और बंगाल में जैसे कि अब यहाँ पे यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ कुछ किसान नेता वे चुनाव लड़ेंगे और आप उनका प्रचार भी करेंगे। यहाँ से तो कोई चुनाव नहीं लड़ता, ना हम किसी का प्रचार करें, ये किसने कहा? सुनने में आ रहा नहीं, किसने कहा ना, नाम बताओ ना उसका, ऐसे थोड़ा कुछ सुनने में आ गया, हमें तो किसी ने कहा नहीं। क्या लग रहा है सर आपको? सरकार मानने की बात है, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, सरकार को बात माननी चाहिए इसलिए चला रहे हैं, तो सरकार मान जाएगी बात। सरकार में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी किसानों की आवाज नहीं मानते कि पूरी सरकार ही ऐसी है? नहीं, तो भारत सरकार है, आदमी थोड़ा कोई होता है, कुछ सरकारों की पॉलिसी होती है, तो भारत सरकार की पॉलिसी है कि हम अभी इन कानूनों को वापसी नहीं लेंगे, इसीलिए आंदोलन चल रहा है। सबको आना पड़ेगा, ये थे राकेश टिकैत जी। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और संसद का घेराव भी करेंगे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं प्रवीण अरोड़ा, एएनबी न्यूज के लिए। कोरोना केसेस बढ़ने के कारण केरल सरकार ने पूरे राज्य में 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 23 और 24 जुलाई को लागू रहेगा और इस दौरान सख्त पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री ने हर दिन 3 लाख टेस्ट करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि केरल में पिछले 3 दिनों में औसत पॉजिटिविटी दर बढ़कर 10.8% हो चुकी है और सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने भी केरल की स्थिति का संज्ञान लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजस्थान के फलोदी में से है, जहां एक ड्राइवर को लापरवाही काफी महंगी पड़ गई है। दरअसल
यहां पर ड्राइवर ने टोल बचाने के लिए बोलेरो को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दी, लेकिन बोलेरो फंस गई और इसी दौरान मालगाड़ी आ गई। इसके बाद मालगाड़ी और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये हादसा फलोदी के खिरवा टोल नाके के पास हुआ है। कार चालक टोल छोड़कर कच्चे रास्ते से टोल पार करने के चक्कर में कार को रेलवे ट्रैक पर ले गया और इस दौरान रेल पटरी पर बोलेरो फंस गई। तभी एक मालगाड़ी आ पहुंची। मालगाड़ी स्पीड में थी, देखते ही देखते मालगाड़ी ने बोलेरो कार को टक्कर मार दी। यूपी के बहराइच में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेपाल से गुजरात के लिए जा रही डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी नानपारा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नानपारा जंग बहादुर यादव ने बताया कि नेपाल से गुजरात जा रही बस अनियंत्रित होकर हड़ाब सेरी गांव के पास पलट गई। उन्होंने बताया कि रास्ते में गाय आ जाने के कारण गाय को बचाने के वक्त यह हादसा हुआ है। वहीं बस में लगभग 100 यात्री सवार थे। समय लगभग साढ़े 19:40 बजे थाना रुपैया से गुजरात जा रही बस, जिसमें लगभग 100 यात्री सवार थे। इसमें बस का नंबर है GJ01 HT 8585 और गांव वालों का कहना है कि सामने एक गाय आ गई, उसके बचाने में गाय बस किनारे पलट गई। इसमें 5-6 लोगों को हल्की सी चोटें आए हैं, कोई सीरियस नहीं है। मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां मामूली कहासुनी के बाद 2 युवकों ने एक अधेड़ को लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस ने पिटाई के कारण हुई मौत को नकारते हुए बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि अधेड़ की मौत शायद हार्ट अटैक से हुई है। पूरी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद सामने आएगी। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के रसूलपुर के रहने वाले 55 वर्षीय राधेलाल बदोसराय टिकैत नगर मार्ग पर गुमटी रखकर दुकान चलाता था। मंगलवार के शाम करीब 6 बज के 2 युवक दुकान पर पहुंचे थे और इस दौरान दोनों युवकों के किसी बात को लेकर बुजुर्ग से कहासुनी होने लगी। आरोप है कि आक्रोशित युवकों ने लाठी डंडों से अधेड़ की पिटाई शुरू कर दी और मौके पर पहुंचे बुजुर्ग के पुत्रों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ने उसकी भी पिटाई कर दी। परिजनों ने गंभीर हालत में बुजुर्ग को सीएचसी सिरौली गोसपुर ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यहाँ पे सामान ले रहा हमका बोले सामान ले पता नहीं का है गाड़ी दे के बाद में हाँ जैसा पकड़ ले हमारे देखो मारे हमका बप्पा दौड़े छोड़ावे बप्पा के यहाँ पकड़ ले बप्पा के लाते मौका मारे घिचाई साथ दे लाते घर के भीतर घुस के सबका मारी लाठी डंडा से। कौन पाले रहा है रामचल का भाई राम केवर रहा है और 5-6 लोग गांव से निम के बरलिया से आए रहे, तो सब लोग घर भीतर घुस। पंजाब के बठिंडा में मिड डे मील की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और आने वाली 18 अगस्त को पंजाब लेवल पर संघर्ष को तेज करने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा है कि वो पिछले लंबे समय से मिड डे मील में काम कर रही हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। इसके साथ ही महिलाओं ने कहा कि इस महंगाई के दौर में उन्हें घर का गुजारा करना भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पंजाब सरकार से मिड डे मील की महिलाओं के वेतन राशि 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से होनी चाहिए। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ 1700 ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ 1700 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੇਟ 1700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 1700 ਰੁਪਇਆ
ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 1700 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ तनख्वाह नहीं सही मिलती, तनख्वाह घट मिलती। यूपी के कानपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां घाटमपुर में एक वृद्ध की ईंटों से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है और इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध घाटमपुर कस्बे के एक स्कूल के बाहर चाय की टपरी लगाता था। आज सुबह राहगीरों ने वृद्ध के शव को देखा तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हम सुबह में सूचना मिली तब आए तो ये लगा कि मतलब इंचा छिया कुचल के मारा गया है, मार के कड़ील के गड्ढे में डाल दिया। अब ये अपना यहीं चाय मसाला साला बेचा करते थे। भाई हमारी लड़ाई थी। पंजाब के बठिंडा में बकरीद मुस्लिम भाईचारे की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से आपसी भाईचारा और स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती की कामना की गई है। इसके साथ ही कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा पाने की दुआ भी की गई है। वहीं मुस्लिम भाईचारे ने कहा है कि बकरा ईद के इतिहास उनकी परंपरागत तौर से जुड़ा हुआ है। बकरा ईद मुस्लिम भाईचारे में काफी बड़ा त्योहार है। इस दिन मुस्लिम भाईचारे की ओर से एक दूसरे से गले शिकवे दूर कर गले मिलकर ईद के त्योहार मनाया जाता है। बकरीद का दिन सी अज असी जिस तरह सानू डी साहब ने दस्या सीगा भी ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ 7:30 ਵਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। देशवासियों ये ईद उल अजहा के मौके हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोरोना महामारी के कारण तकरीबन 1.5 साल के बाद शहर की मस्जिदों में आज पहली बार खुशी के साथ ईद मनाई गई है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद जाकर ईद के नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर लोगों ने सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की और इस त्योहार पर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने की परंपरा को न अपनाते हुए नमाजियों ने सामाजिक दूरी का पालन किया और बोलकर मुबारकबाद दी। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।